अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। सबसे पहले तो कश्मीर की सूरत हाल पर बात करेंगे क्योंकि वहाँ से हौलनाक खबरें आई हैं और उसके साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि वहाँ के लोग कितने पुरज़्म हैं और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, लाशें उठाने के बावजूद ये लोग अपना लॉन्ग मार्च जारी रखे हुए हैं। इसके ऊपर तफसीलात आपको बताएंगे। कुछ मकामी लोगों से मेरी आज गुफ्तगू हुई है, उसके ऊपर मबनी कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था उसके 5 हलकों के नताइज रोक लिए गए हैं और उसके पीछे भी बड़ी मज़ेदार कहानी जो है वो सामने आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान साहिबा बहुत परेशान रहीं और कुछ वहाँ पर ऐसे लोग भी आ गए जो कि बज़ाहिर पीटीआई के नाराज़ मेंबर्स हैं, लेकिन अगर वो नाराज़ हैं तो वहाँ क्यों आए और उन्होंने क्या बातें की और जिससे उनका कौन सा एजेंडा जो है वो सामने आया, ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कश्मीर में क्या सूरत हाल है। आज कुछ जी मकामी लोगों से इंफॉर्मेशन हासिल हुई है जिसके मुताबिक कोटली में इस वक्त का जो दिन था बहुत खौफनाक था क्योंकि वहाँ पर कुछ मुजाहिरीन शहीद हुए और उनकी तादाद कोई 4 से 5 बताई जा रही है। अनकन्फर्म्ड खबरें हैं, लेकिन बहरहाल वहाँ के मकामी लोग जो हैं वो इन खबरों को कंफर्म कर रहे हैं। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग ज़ख्मी हुए और फिर उन्हें वहाँ पे मकामी अस्पताल में ले जाया गया और जब वहाँ पर उनके फैमिली मेम्बर्स पहुँचे और कुछ आम लोग पहुँचे जो कि उनको खून के एहतियात देने आए या कुछ लाशें वसूल करने आए, तो वहाँ पर भी फोर्सेस ने घेराव किए रखा और मज़ीद वहाँ पे भी कशीदगी हुई, जिसके बाद मज़ीद कुछ लोगों की शहीद होने की इत्तलात है। तो ये एक बहुत ही खौफनाक मामला है क्योंकि रावला कोट में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। उसके बाद दिन भर जब लॉन्ग मार्चेस स्टार्ट हुए तो मुख्तलिफ़ जगहों पर आपस में इनके मामलात ख़राब हुए, शेलिंग वेलिंग चलती रही, ये सब चीज़ें। जो मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है वो ये कि जो वहाँ की मकामी पुलिस है वो भले वहाँ पे खड़ी ज़रूर है, किसी जगह पर वो थोड़ा बहुत लोगों को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन अंदर से वो उस तरह से मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ नहीं है और उनकी जानिब से कोई फायरिंग वगैरह करके उन्हें ज़ख्मी भी नहीं किया जा रहा है। ये बात याद रखिए। वहाँ पर जो फोर्सेस इस वक्त मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही हैं या मुजाहिरीन जिनको जवाब में कोई भी रिटेलिएशन दिखा रहे हैं, तो वो फोर्सेस जो हैं वो कश्मीर के बाहर से फोर्सेस हैं, ठीक है, जो पंजाब से बाकी जगहों से रेंजर्स के लोग पहुँचे हैं या पुलिस है मुख्तलिफ़ जगहों की। तो वो वहाँ की मकामी पुलिस जो है वो वहाँ पे उस तरह से नहीं मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करी। ये मुझे वहाँ के मकामी लोगों का बताना है। उसके अलावा उन्होंने ये बताया कि थ्रू आउट द डे पूरे कश्मीर में भरपूर किस्म की स्ट्राइक थी, कंप्लीट शटर डाउन था और जिससे साबित ये होता है कि लोग पूरी तरह से इनके साथ है एक्शन कमेटी वालों के और इस जो इन्होंने उसको ब्रुटैलिटी से रोकने की कोशिश की है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपना निकल के इजहार एकजहती किया इन लोगों के साथ। एक और मेरी बहुत सीनियर सहाफ़ी से बात हुई तो उनके मुताबिक पूंछ में इस वक्त तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोग जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं और उनका ये मानना है कि सुबह कोटली में जो तादाद है, रावला कोट में, और ये सारी जो तादाद है ये तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा होगी। और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो फार्मूला जो आप मुरीद के में 26 नवंबर को और जगहों पर काफ़ी कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, अगर आप ये सोच रखते हैं कि यहाँ पे भी वही फार्मूला आपका कामयाब हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल आप जहन से निकाल दें कि यहाँ पर आप उस फार्मूले के तहत कामयाब हो सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों का मिजाज एक टोटल डिफरेंट मिजाज है और जितना आप इनको दबाएंगे, जितना आप इनके ऊपर जुल्म करेंगे, उससे ज़्यादा ताकत से ये उभर कर आपके सामने खड़े होंगे। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही जो है वो खौफनाक सूरत हाल की तरफ लेके जा रहे हैं अगर ये इसी तरह यूज़ ऑफ फोर्स करते रहे, क्योंकि अगर यूज़ ऑफ फोर्स का मतलब ये था, मकसद ये था कि लोगों को डरा धमका के आप रोक लेंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे, तो ये तो कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा। और जिन 4 लोगों के लिए स्पेशली इन्होंने नाम भी मुकर्रर किया कि जी इनकी गिरफ्तारी के लिए, जिसमें शौकत नवाज़ मीर हैं, उमर नज़ीर हैं, अमानुल्लाह हैं और एक और इनके साहब हैं, तो ख्वाजा मेहरान हैं। तो
तो इनके ऊपर 1-1 करोड़ की इन्होंने वो भी इनाम भी रख दिया है कि जो इनकी गिरफ्तारी में हेल्प आउट करे। हालांकि ये लोग खुद काफिले लीड कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा काफिला जो भी मैं देख रही थी वो उसके मुतालिक पता चला है कि वो खुद उनमें से ही 4 में से एक शख्स जो है वो लीड कर रहा है। तो अगर लोग उनके साथ नहीं होते तो इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर कैसे निकले होते और कैसे इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है। अब हुकूमत के पास अल्टीमेटली क्या ऑप्शन होगा? वही ऑप्शन जो पहले आपके पास था कि आपको फिर अल्टीमेटली उनसे बात करनी पड़ेगी। तो जब बात ही आपको करनी पड़ेगी, जो कि अब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कह भी रही है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तरफ से ऑफ़र भी कर दी गई है कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो फिर अगर यही करना था तो फिर आपने ये 8, 10, 12 जाने क्यों गंवा दी? इसका क्या फ़ायदा हुआ? जब अल्टीमेट सोल्यूशन यही होता है कि बातचीत से ही मसला हल करना होता है, तो फिर क्या ज़रूरत होती है हर जगह पर एक ताकत के इस्तेमाल की, खून बहाने की? क्योंकि बात तो कहीं ना कहीं जाके सेटल आगे शायद हो जाए, लेकिन बात जो यहाँ पे नफ़रत का बीज बोया है, क्योंकि आज मैं बहुत से ऐसे कश्मीरी सहाफ़ियों के ट्वीट्स पढ़ रही थी जो इस्लामाबाद में मुक़ीम है। अगर आज आप उनके ट्वीट्स पढ़ें तो उसमें एक दर्द और तकलीफ़ आपको नज़र आती है। वो ये सवाल कर रहे हैं आज कि भाई हमें दिल्ली और इस्लामाबाद में कोई फ़र्क तो बता दें। मकबूजा कश्मीर को हम जिन बातों के ऊपर इंडिया को कहते थे कि जी वहाँ पर ये कश्मीरियों के साथ जुल्म करते हैं, ये लोगों को लापता करते हैं, ये यूज़ ऑफ फोर्स करते हैं, ये वहाँ पे मनमानी करते हैं और इवन खून बहाने से बाज नहीं आते, तो ये इल्ज़ामात तो हम इंडिया पे लगाते थे। आज हमें बता दें कि इस्लामाबाद में और दिल्ली में क्या फ़र्क है। मैं उनकी ये ट्वीट्स पढ़कर जो है वो तकलीफ़ में थी कि उनको आपने किस नहज पे पहुंचा दिया कि मुहिब्बे वतन लोग ये सवाल करने पे मजबूर हो गए। और ये इनके साथ तो चलें, ये मामला चल रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि हर दूसरा पाकिस्तानी जो है वो मायूसी की वजह से, इस निज़ाम से नफ़रत की वजह से, इस किस्म के जज्बात लिए हुए हैं कि ठीक है कि लोग खौफज़दा हैं तो नहीं इजहार कर पाते, खामोश हो गए हैं, मायूस हो गए हैं, लेकिन जो उनके अंदर लावा है ना, वो आप किसी को भी छेड़ के बैठ जाएं, वो आप परेशान हो जाते हैं लोगों की गुफ्तगू सुन के। आज मैं जियो न्यूज़ पे खबर देख रही थी तो उसमें पता ही चला कि कायमा कमेटी में कुछ आदादो शुमार पेश किए गए हैं FIA की तरफ से, और उन्होंने बताया है कि किस तरह जो बैरून मुल्क लोग जा रहे हैं। एक तो हम आपको वो पहले बता चुके हैं आदादो शुमार के कितनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है हर महीने मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बेचारे जाते हैं, वहाँ जाके वो फ़रार हो जाते हैं, गुम हो जाना चाहते हैं कि जनाब हमें कहीं वापस पाकिस्तान ना जाना पड़े। उन्होंने बताया कि तकरीबन 7,000 पाकिस्तानी जो हैं वो विज़िट वीज़े पे आज़रबाईजान गए और वहाँ जाकर वो वापस नहीं आए। 580 पाकिस्तानी बेलारूस गए और वो भी वापस नहीं आए। 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट वीज़े पर बरतानिया गए और वहाँ से वो इधर उधर हो गए, या उन्होंने असाइलम जो है वो फ़ाइल कर दिया, मांग लिया, और या किसी और तरह इधर उधर गायब हो गए, लेकिन वो वापस नहीं आए। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग डंकियां लगा कर जाएँ, किसी भी विज़िट वीज़े पे जाएँ, स्टूडेंट वीज़े पे जाएँ, वहाँ जाके कोई पनाह की दरख्वास्त कर दें, कुछ भी करके बस वो वापस नहीं आना चाहते। आप मुझे बताएं, दुनिया में इतने ममालिक हैं, कौन सा दुनिया का कोई और मुल्क है जिसके शहरी इस कदर अपने मुल्क से बेजार होंगे कि वो बाहर जा रहे हैं और वो वापस नहीं आना चाहते। वो वहाँ जाके इधर उधर स्लिप हो जाते हैं, या वो कोई और तरीके से जो है वो कोशिश करते हैं कि बस वापस ना जाना पड़े। और इतनी बड़ी तादाद में माइग्रेट हो रहे हैं, लाखों की तादाद में हर साल माइग्रेट हो रहे हैं। कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में जंग भी हो रही है ना, वो भी इस तरह इतनी बड़ी तादाद में अपना मुल्क छोड़ के नहीं लोग जा रहे। जिस तादाद में पाकिस्तानी और पढ़े लिखे नौजवान, मिडिल क्लास, वो ब्रेन आपके जो यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे स्किल्ड लोग हैं, वो तक जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कभी किसी ने, पॉलिसी साजों ने ये सोचा है कि आपने इस मुल्क को कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि यहाँ का जो नौजवान है वो इतना बददिल हो चुका है कि वो यहाँ रहना नहीं चाहता। तो वो क्या करे? वो ये देखे कि जनाब यहाँ पर आप अगर अपने हक के लिए सड़क पर निकलते हैं तो आपको दहशतगर्द, गद्दार, मुल्क का बागी करार देकर गोली तक मार दी जाएगी।
कभी आप सीसीडी के हत्थे चढ़ जाएंगे तो सीसीडी बगैर अदालत के किसी ऑर्डर के आपको मार डालेगा। आप पंजाब पुलिस के किसी केस में हत्या चढ़ जाएंगे तो आपकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके आपके साथ वो सलूक करेगा कि आप मरने को तरजीह देंगे लेकिन यहाँ रहने को तरजीह नहीं देंगे। अगर आप गरीब हैं तो आपके साथ रियासत वो सलूक कर रही है कि आप खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं क्योंकि आप रोटी पूरी नहीं कर सकते, अपने बच्चों के मुंह की रोटी छीन कर आप इनके बिल भर रहे हैं, इनके टैक्स भर रहे हैं और इनके जो अयाशियाँ हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनके खर्चे आप उठा रहे हैं। तो मुझे बताएं कि कौन सा तबका है इस मुल्क का जो इस मुल्क, इस निज़ाम और इस हुकूमत से सेटिस्फाइड है और वो ये कहे कि जनाब यहाँ पे कोई हमें बहुत अच्छा कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है। मुझे कोई एक पाकिस्तानी आप ला के दिखा दें तो फिर मैं कहूँ कि हाँ भाई। लेकिन यहाँ पर क्या है, ताकत का एक अंधा नशा है, दिमाग में पता नहीं कौन सा कोई डॉक्ट्राइन घुसा हुआ है कि जिसने हर चीज़ को बालाए ताक रख दिया है। और इस वक्त ये इस कदर उरूज पे, बल्कि ये बात हो रही थी कि जी अडयाला में मुलाकात नहीं हुई इमरान खान साहब की, एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मंगल के दिन बहनें बैठी, बेचारी चली चुली गई इंतज़ार करके, कुछ वज़रा आ गए, उन्होंने अपना इज़हार यकजहती कर दिया, फिर वो भी चले चले गए। तो लोग कहते थे कि नहीं जी इमरान खान को कुछ नहीं करेंगे ये इसलिए कि देखें जी हालात ख़राब हो सकते हैं, सीरियस मैटर है, दुनिया की नज़रें हैं और उन्हें पता है कि मकबूल लीडर को कुछ करने से क्या हो सकता है। तो ये नहीं चीज़ जो है वो अगर पीटीआई की तरफ से ये इजहार किया जाता है कि जी जान ख़तरे में, तो वो समझते थे कि जी ये नहीं हो सकता। लेकिन बिलीव मी, पहली दफ़ा मुझे भी ये ख़तरा महसूस हो रहा है कि कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। जब आपके दिमाग में कॉन्सिक्वेंसेस की कोई फ़िक्र बाकी ना रहे कि कोई भी एक्ट आप कर रहे हैं और उसके नताइज क्या भुगतने पड़ेंगे, जब आप इस सोच से बिल्कुल मुबर्रा हो जाते हैं तो फिर आप किसी भी लेवल तक चले जाते हैं और जा रहे हैं आप। क्या कश्मीर में आपको नहीं पता कि आप ये सब कुछ करेंगे तो क्या इसके नताइज बरामद हो सकते हैं, लेकिन कोई नताइज का सोच रहे हैं? आपने पूरा मैंडेट चोरी किया, आपने एक पूरे पाकिस्तान के हिस्से में किया, फिर आप अब गिलगित में कर रहे हैं, आप हर जगह कर रहे हैं। क्या ये सोच रहे हैं कि ये इसके नताइज क्या हो रहे हैं? नहीं सोच रहे। जो भी इन्होंने अयाशियाँ लूट मचाई हुई है उससे ये सोच रहे हैं कि अल्टीमेटली ये मईशत की जो पूरी एक गाड़ी है ये किसी जगह खाई में गिर रही है तो हमने इसको कहाँ रोकना है जाके, नहीं सोच रहे। तो जब कोई हुक्मरान कॉन्सिक्वेंसेस से बेनियाज हो जाएं, परवाह ही ना करें कि जनाब कुछ भी नहीं हो सकता, हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, हम जो चाहें करें, जब वो कॉन्सिक्वेंसेस से बेपरवाह हो जाएं तो फिर वो ये भी सोच सकते हैं कि क्या हो जाएगा, इमरान खान को मार लेंगे, 4 लोग बाहर निकलेंगे, 2-4 फायरिंग के वाक़यात होंगे, सब बैठ जाएंगे 8-10 दिन के बाद। तो जब लोग इस मेंटालिटी के साथ जो है वो रूल करना शुरू कर दें तो फिर आप सोच लें कि इमरान खान फिर ख़तरे में है या नहीं है। इमरान खान से 7-8 महीने हो रहे हैं कि मुलाकातें बंद हैं और उनकी बीच में आँख का इशू हुआ, उनकी बेगम की मुलाकातें बंद हो गई, उनकी बेगम की तबीयत ख़राब हुई। आप देख लें किसी चीज़ की किसी ने परवाह की कि नहीं इस चीज़ के ऊपर क्या रिएक्शन आ सकता है, नहीं की। तो इस बात की क्या गारंटी है कि इमरान खान की जेन्युइनली भी अगर कोई खुदा न खास्ता वहाँ पे ऐसी कोई इमरजेंसी में तबीयत ऐसी हो कि जहाँ उन्हें कोई मेडिकल एड बहुत अच्छी चाहिए हो, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनको प्रोवाइड की जाएगी। आँख का तो वो बता रहे थे ना 2-3 हफ्तों से डिले किया इन्होंने, तो उसके बाद फिर क्या नतीजा निकला। तो इस बात की अब क्या गारंटी है कि ऑनवर्ड्स उन्हें कभी कोई खुदा न खास्ता इशू हुआ तो उसका कोई किसी तरह का कोई फौरी रिस्पांस जो है वो उन्हें दिया जाएगा। मेरे तो जहन में खदशात ही खदशात हैं। अब ये इधर पीटीआई का मामला क्या है जी, पीटीआई का मामला ये है कि वो इसमें पड़े हुए हैं कि जनाब वज़ीर आला कौन है और वजारत किसको मिल गई और पिछला वाला अच्छा था नहीं अगला वाला अच्छा है
अब वो पिछला वाला जो है वो अगले वाले की टांगें खींच रहा है, और जो अगला वाला है वो पता नहीं कौन सी दुनिया में मगन है, क्या हो रहा है, उनके अपने मसाइल ही नहीं ख़त्म हो रहे। मुश्ताक गनी साहब तशरीफ़ लाते हैं सामने और कहते हैं जी हम तो इसलिए सिर्फ नाराज़ हैं और हमारी नाराज़गी की कोई वजह नहीं है क्योंकि जी सुहेल आफरीदी जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहे। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि जनाब अगर आप ये जो अदालत है वो अली अमीन गंडापुर साहब को बहाल करती है तो हम तो उनके साथ खड़े होंगे, यानी हम उनकी हुकूमत को एक्सेप्ट करेंगे, और हम 35 के करीब हैं बकौल मुश्ताक गनी साहब साबिक स्पीकर। तो इसी बात से सारी कहानी खुल के सामने आ जाती है। भाई अगर आप इमरान खान की वजह से या उसकी रिहाई के लिए सुहेल आफरीदी से नाराज़ हैं तो पहली बात तो ये कि सुहेल आफरीदी ने आपको तो मना नहीं किया कि आप कोई कदम नहीं उठा सकते या आप कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं कर सकते। इमरान खान की बहनों से भी आज वो मिले तो इमरान खान की बहनों ने भी यही बात की कि भाई हम तो इतने दिनों से कह रहे हैं कि 10,000 बंदा आए, इनमें से 2-4 के अलावा कभी कोई आया भी नहीं अडयाला के बाहर। तो आप इतने ही सगे थे तो फिर आते ना, हर जगह पे मौजूद होते तो पता चलता कि भाई वाकई आपको इमरान खान की रिहाई की तड़प है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जी अली अमीन को अगर अदालत बहाल करती है तो हम तो उनके साथ होंगे। तो अली अमीन को ये बताइए कि हटाया किसने? इमरान खान ने। और आप ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान जो हैं वो उनकी रिहाई की वजह से हम सुहेल आफरीदी से नाराज़ हैं। तो भाई अगर इमरान खान के आप इतने सगे हैं तो इमरान खान ने जिस वज़ीर आला को हटाया है आप कैसे उसको कह रहे हैं कि हम उसको कबूल करेंगे? तीसरी बात ये है कि आपकी पार्टी का तो मौक़िफ़ ये है ना कि आईनी अदालत को तो आप नाजायज़ मानते हैं, उसको तो नहीं आप तस्लीम करते। तो आईनी अदालत का ये हुक्म यानी अली अमीन को बहाल करने का हुक्म अगर आता है तो आप कहते हैं हम साथ खड़े हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि शेर अफजल मरवत साहब की पिटिशन और ये फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर्स और ये तमाम लोग जो हैं ये कहाँ से लाइन ले रहे हैं और किस तरीके से ये आगे बढ़ें, और क्या वाकई इनका मकसद जो है वो इमरान खान की रिहाई की तकलीफ़ है या कुछ और तकलीफ़ है? क्योंकि तब तक ये चुप रहे जब तक कैबिनेट में तोसी नहीं हुई, क्योंकि तब तक सबको ये लालचें थी कि हाँ भाई तोसी होगी तो क्या पता हमारी भी दाल गल जाए। अब जब कैबिनेट बन गई उसमें कुछ लोगों को वजारतें मिल गई, कुछ नाउमीद हो गए, तो अब वो खुल के सामने आ गए कि इससे बेहतर तो ये था कि अली अमीन बन जाए ताकि वो हमें अपनी कैबिनेट का हिस्सा बना ले। और मैं ये सोच के हैरान हो रही थी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि लीडर इनका जेल में है, ज़िंदगी मौत की कशमकश है, दुनिया का क्या हाल हो रहा है, पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है, आपके सूबे का क्या हाल हो रहा है, और आप इन तमाम चीज़ों में इस चीज़ों में पड़े हुए हैं कि हम किसकी टांग खींचें। आप सुहेल आफरीदी पे दबाव बढ़ाएं, ज़रूर बढ़ाएं, वो आपका हक है। सुहेल आफरीदी ही पे क्यों, बल्कि आप अपनी पार्टी की क़यादत पे भी दबाव बढ़ाएं, आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव बढ़ाएं, क्योंकि इमरान खान ने तो ये नहीं कहा कि सुहेल आफरीदी ने मुझे रिहा कराना है, उन्होंने तो ये कहा है कि जी इन सब ने मिल के फ़ैसले करने हैं और उसमें इन फैसलों में यकीनन सुहेल आफरीदी के ऊपर भी जिम्मेदारी है, उनको कोई बरी ज़िम्मा नहीं करार दे रहा। लेकिन जवाब ये है कि आपका जो सारा गुस्सा है वो सिर्फ सुहेल आफरीदी पे क्यों है भाई? आप बाकी पार्टी की आदत से क्यों नहीं ये मुतालबे कर रहे? आप और जो फैसला साज हैं उनसे क्यों नहीं ये मुतालबे कर रहे? तो इसी से पता चल जाता है कि इन लोगों का पीछे एजेंडा क्या है, और जितने भी ये लोग हों। बाकी अगर कोई सीरियस है, सिंसियर है इमरान खान के साथ, तो वो बहनें जब पुकारती हैं तो फिर आए ना आप। अब आप ये कहते हैं कि जी हम आते हैं, हमारी मुलाकात नहीं होती, तो भाई आप भी दिखाएं ना पावर शो। वहाँ लोग निकले हुए हैं ना कश्मीर में, वक्ता डाला हुआ है उन्होंने, तो आपके लोग कहाँ हैं? वो तो 1 करोड़ की भी वहाँ की आबादी नहीं है, आप 4.5 करोड़ की आबादी के लोग हैं। वहाँ तो कश्मीर में पीटीआई की या एक्शन कमेटी वालों की तो हुकूमत नहीं है। चले पीटीआई को तो छोड़ें, एहतजाज तो एक्शन कमेटी करिए, तो एक्शन कमेटी की तो हुकूमत भी नहीं है, यहाँ तो आपकी हुकूमत भी है। तो आप लोग यहाँ पर क्या प्रेशर डालने में कामयाब हुए हैं? तो बात ये कहने की कि बस खींचातानी है और मफादात की गेम है, हर किसी को अपनी अपनी मफाद की परवाह है। लेकिन हकीकत यही है कि बहुत से लोग जो है जेन्युइनली वो चाहते होंगे इमरान खान साहब की रिहाई, जेन्युइनली लोग तकलीफ़ में भी हैं, जेन्युइनली लोग खुलूस भी रखते हैं, लेकिन तमाम ऐसे नहीं हैं और मोस्टली शायद ऐसे नहीं हैं। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के लिए
कि उनको इतनी बड़ी पार्टी में चंद अगर मुट्ठी भर लोग जो हैं वो सिर्फ दस्तयाब हैं जो वाक़तन उनके साथ सिंसेयर हो, तो फिर बाकी आप देख लें पंजाब की क़यादत किधर तितर बितर है। नज़र आता है कोई आपको अडयाला जेल के बाद, जब से आलिया हमज़ा साहिबा ख़ुद बेचारी गिरफ़्तार हो गई, तो आलिया हमज़ा की भी तीसरी मरतबा अपील जो थी वो फ़िक्स हुई थी, और तीसरी मरतबा जो है वो जज ने अपील नहीं सुनी, जस्टिस शहबाज रिजवी ने। तो ये तो इस मुल्क की अदालतों का हाल कर दिया है कि मुस्तरद करना अपील, या उसको आप चलें यही है ना, आप रिजेक्ट करते हैं अगर नहीं बनती किसी की मेरिट के ऊपर अपील की सुनवाई होती है, नहीं बनती सज़ा मुअत्तली, तो आप रिजेक्ट कर दें, लेकिन लगाएं तो सही, सुने तो सही, आगे बात सुप्रीम कोर्ट में जाए। और यहाँ पे बात फंसती है फिर, क्योंकि इन लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहरहाल कुछ आज़ाद जजेस अभी मौजूद हैं, और इस बात का इनको खदशा रहता है कि वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ पे सस्टेन नहीं करती इस तरह के फ़ैसले। तो ये फिर कर ये रहे हैं कि हाई कोर्ट की सतह पर ही ये अपीलें लगा ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, ताकि आगे उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग ना जा सकें। तो ये वाली जो है वो सिचुएशन है और इसी वजह से है। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग खबर ये ज़रूर पता चली है कि अभी 5 हलकों पे नताइज गिलगित बल्तिस्तान के रोक लिए गए हैं, और ख़बरें सुनाने वाले कह रहे हैं कि जनाब ऐन मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी को मज़ीद स्क्रू करने के लिए ये अमल किया गया हो, ताकि उनसे जो कुछ भी मज़ीद बजट में अभी लेना है, कुछ चीज़ों पे अगर वो पसो पेश कर रहे हैं, कश्मीर के मामलात पर कुछ पसो पेश कर रहे हों, कुछ भी चीज़ों। वैसे तो आज ये अनाउंसमेंट हो रही थी, राना सनाउल्लाह साहब ने भी अनाउंसमेंट की है कि जी मामलात तय हो गए हैं, और उन्होंने ये भी बताया है कि जी अब 12 जून को जो बजट की डेट दी गई है तो उस दिन हो जाएगा। तो ज़ाहिर तो लग रहा है कि सारी चीज़ें हो गई हैं सेटल, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर रिज़ल्ट रोकने की कोई वजह नहीं थी। 24 सिर्फ हल्के हैं, 4 लाख वोट है, तो कितनी की बात है कि जो मसले मसाइल हैं इतने। तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि इलेक्शंस वगैरह, सीटें, हल्के, अब ये सिर्फ बारगेनिंग चिप्स हैं, ये सिर्फ आपके बाजू मरोड़ने के तरीके हैं, लालच हैं, इंसेंटिव्स हैं, और बस एक आप कह लें कि लेन देन का जो है उसको एक टूल बना लिया गया। बाकी इलेक्शन गए भाड़ में, जमहूरियत गई भाड़ में, अवाम की राय गई भाड़ में, किसी जमात का इनमें से कोई अब सरोकार नहीं रह गया इन चीज़ों के साथ। सिर्फ़ और सिर्फ ये जीत, ये हार, ये फॉर्म 47 और ये तमाम तमाशा जो है वो सिर्फ ये है कि बारगेन कौन कितना अच्छा कर पाए और ज़्यादा वसूली किसकी ओर है। ये सारी कहानी अब सिमट कर रह गई है। बल्कि मुझे इससे याद आया, वसूल की बात हुई तो मौलाना फजल रहमान साहब याद आ गए कि एक मैं सुन रही थी, इनके मेंबर ने पीटीआई के ने यह भी कहा कि जी ये मौलाना फजल रहमान साहब से क्यों मुलाकातें कर रहे हैं और मोहसिन नकवी से क्यों मुलाकातें कर रहे हैं सुहेल आफरीदी, उस पर भी उन्हें एतराज़ था। तो भाई सुहेल आफरीदी अगर मोहसिन नकवी से मुलाकातें कर रहे हैं तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब नहीं मुलाकातें कर रहे हैं? क्योंकि आज तो आपको अली अमीन गंडापुर साहब अच्छे लग रहे हैं, तो अली अमीन गंडापुर भी तो मोहसिन नकवी से मुलाकातें कर रहे थे। तो फिर मोहसिन नकवी की अली अमीन से मुलाकातें इनके लिए दुरुस्त हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी की मुलाकातें इनके लिए गलत हैं। तो ये तमाम तज़ादात आपको ख़ुद बता रहे हैं कि ये जो मेंबर्स हैं इनके एजेंडे क्या हैं और ये किधर से डोरियाँ इनकी हिल रही हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।